एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कशेरुकियों में जो हानिकारक एंटीजन होते हैं, इनसे संपूर्ण बचाव के लिए स्पष्ट रूप से दो प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती हैं, एक ह्यूमरल एंड सेकंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फर्स्ट हम देखेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी, संचारी प्रतिरक्षण। इसके अंदर जो बीटा लसीकाणु है, ये एंटीजन से प्रेरित होकर के प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और ये प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, ये बीटा लसीकाणु से 2 से 3 गुना तक बड़ी होती हैं और इन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडीज का संश्लेषण किया जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है जो कि प्रोटीन प्रकृति की होती हैं। इन एंटीबॉडी का निर्माण करने के बाद इन्हें रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है, इनको परिवहन तंत्र के अंदर छोड़ दिया जाता है। यह क्रिया अर्थात प्रतिजन व प्रतिरक्षी अन्योन्य क्रिया रक्त या तरल माध्यम में होती है, इस कारण से इसे तरल प्रकार की रोधक क्षमता कहा जाता है। प्लाज्मा कोशिकाएं हैं 2 या 3 दिन या इससे अधिक दिन तक एंटीबॉडी स्रावित करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाओं में एक दूसरा समूह जिन्हें हम स्मृति कोशिकाएं कहते हैं, ये क्रियाएं करती हैं बाद तक। स्मृति कोशिकाएं लसिका ऊतक में लंबे समय तक रहती हैं और एवं प्रतिजन के पुनः प्रवेश करने पर एंटीबॉडी बनाती हैं। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी रक्षण उपलब्ध नहीं होता, लेकिन एंटीजन के द्वारा सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स, सुग्राहित टी लिम्फोसाइट्स प्रेरित होती हैं और ये उचित प्रतिरक्षण प्रदान करती हैं। इस प्रतिरक्षण में इस प्रकार का प्रतिरक्षण है, ये कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध हो रहा है, इस कारण से इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा जब विकसित होती है, जब कवक प्रोटोजोआ या जीवाणु टी लसीकाणु को उद्दीपित करते हैं। उद्दीपित लसीकाणु देह के परिवहन तंत्र में प्रवेश कर उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर प्रतिजन पाए जाते हैं। ये अपने समान टी लिम्फोसाइट बनाना प्रारंभ कर देती है। लसीकाणुओं की संख्या बढ़ती है, वे स्थानांतरण कारकों के प्रभाव से ये प्रतिजन स्थल तक पहुंचते हैं। लसीकाणु है, ये लिम्फोब्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं और इनके द्वारा कम अणुभार वाले प्रोटीन पदार्थ संश्लेषित किए जाते हैं, जिन्हें लिम्फोकाइंस कहते हैं। ये लिम्फोकाइंस सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और ये फैगोसाइटोसिस की क्रिया में वृद्धि करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें गिनी पिग दिखाया गया है। इस गिनी पिग में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को शो किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं, इसको डिप्थेरिया का टीका लगाया गया है और उसके बाद में इसे डिप्थेरिया का टीका लगाने के बाद में इसे ब्लड कनेक्शन किया गया और उसे एक नॉन इम्यून गिनी पिग, जिसको हमने इम्यूनाइज नहीं किया है, उसके अंदर इस ब्लड को इंजेक्ट करवाया और उसके बाद में इसके अंदर डिप्थेरिया बैसिलस का है, उसको भी इंजेक्ट करवाया। तो देखा गया कि ये गिनी पिग है, ये जीवित रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडीज़ हैं वो हमने इसको प्रदान की हैं और इन एंटीबॉडीज़ के द्वारा इनमें कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसके अंदर हम देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दिखा रखी है। सेल मीडिएटेड और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में अंतर यही है कि यहाँ पे एंटीबॉडी दी जाती हैं, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंतर्गत लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट जो सेल हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उनके द्वारा प्रतिरक्षण किया जाता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है एंटी माइक्रोबियल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जीवाणु द्वारा उत्पन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध प्रतिजीवाणु CMI उपयोग में आती है। उदाहरणतः माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस जनित रोग ट्यूबरकुलोसिस से रक्षा सीएमआई द्वारा ही होती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि संक्रामक रोगाणु की एंटीजन की उपस्थिति के फलस्वरूप विशिष्ट सेंसिटाइजिटी लिम्फोसाइट्स का प्रेरण होता है। इसके फलस्वरूप नॉन एक्टिवेटेड मैक्रोफेज संक्रमित क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं और यहाँ पहुंचकर ये हाईली एक्टिवेटेड हो जाती हैं। ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस के रोगाणु का भक्षण करके उनका विनाश कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि दर को रोक देते हैं और इस प्रकार से तपेदिक जो ट्यूबरकुलोसिस रोग है उसका अवरोध हो जाता है। सेकंड है एंटीवायरल सीएमआई। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी वायरस है ये पोषक कोशिकाओं के भीतर उपस्थित होते हैं, अतः सभी प्रकार के वायरल संक्रमणों के उपचार के लिए सीएमआई ही उपयोगी होती है। किसी वायरस के संक्रमित कोशिका में जो वायरल प्रोटीन है ये होस्ट सेल की सतह पर उपस्थित होते हैं। इन वायरल प्रोटीनों को विशिष्ट लिम्फोसाइट, जिन्हें हम टी किलर सेल कहते हैं, द्वारा पहचाना जाता है, जिसके फलस्वरूप टी किलर सेल है ये संक्रमित कोशिका और असंक्रमित स्वस्थ कोशिकाओं के बीच अंतर कर पाती हैं और इस प्रकार से ये टी किलर सेल हैं ये केवल वायरस युक्त संक्रमित कोशिकाओं को ही क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। नेक्स्ट है एंटी टिश्यू सीएमआई। ट्यूमर और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ट्यूमर और टिश्यू ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, जैसे किडनी स्किन ट्रांसप्लांट है, इसके अंदर एंटी टिश्यू सीएमआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्यूमर और प्रत्यारोपित अंग के एंटीजन की पहचान टी लसिका कोशिकाओं द्वारा होती है तथा स्रावित लिम्फोकाइंस अतिरिक्त लसिका कोशिकाओं, मैक्रोफेज व अन्य कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। किंतु एंटी टिश्यू सीएमआई में बाह्य कोशिकाओं का विनाश टी लसिका कोशिकाओं द्वारा कॉन्टैक्ट किलिंग द्वारा होता है और इस कॉन्टैक्ट किलिंग के द्वारा ये क्या करते हैं, इन जो ट्रांसप्लांटेड जो टिश्यू हैं उनको क्या करती हैं, नष्ट करने का कार्य करती हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान देखा जाता है कि जो ग्राही मानव है उसमें एंटी टिश्यू सीएमआई को रोकने के लिए प्रतिरक्षी अवरोधी औषधियाँ दी जाती हैं, जिससे कि प्रतिरोपित जो अंग है उसकी कोशिकाओं का विनाश न हो और ये अंग सुगमता से कार्य कर सके। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ये किडनी है, ट्रांसप्लांटेड किडनी है और यहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स हैं जो कि कॉन्टैक्ट किलिंग के द्वारा इस किडनी की सेल को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं और ये एक सेल को डैमेज करने के बाद दूसरे किडनी की जो सेल होती हैं उनको भी डैमेज करने का कार्य करते हैं।